तुम्हारी द्वारका देखते ही देखते जलमग्न हो जाएगी, जिसके अवशेष भी नहीं रहेंगे, और तुम्हारी मृत्यु पर रोने और बिलखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये तुम्हें एक माँ का श्राप है। तुम्हें पता है मेरा दिल एडमेंटियम का है, ये कभी नहीं टूटता। ये कितना खूबसूरत है। खैर छोड़ो, आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि हवस और प्यार में कितना अंतर है। कौन हो तुम? क्या हो तुम? बहन बना के ले जाएगा, गर्लफ्रेंड बना के? जैसे तू ठीक समझे, मैं ओपन माइंडेड। ये वीडियो ओपन माइंडेड लोगों के लिए ही है। लेट मी गिव यू इंट्रो। तू दिन भर उसका नाम क्यों जपते रहता है? कोई भी चीज अगर हमें आधी अधूरी समझ में आए तो फिर हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम बॉडी और कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस होते हैं। बेसिकली इसे हम समझ सकते हैं अगर हम लस्ट के बिल्कुल कोर में जाएं। चलो। Did you have sex with her? Yes. तो ये बोलना कि you had sex with her? वैसे कहाँ काम करती हो तुम? Well, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है मेरी। जाओ अपनी बुक रीड करो। विच मत बोलो मुझे। अपने बाल ठीक से बना लिया करो, नहीं बोलूंगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्सुअल इंटीमेसी सबसे बड़ा रीजन है आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स के, इवन डिवोर्सेस के भी। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए तुमसे एक बहुत जरूरी चीज। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसको calma, SPM. If you have to describe yourself in one word as a person, what will that word be? I think I would say shy. Shy. Yeah. तो अब क्या करें बहादुर? क्या करें? तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा क्या? If I like someone or if I want to express my love for anyone, जो मैं पहली चीज़ करता था वो है कि एक स्केच बनाने की कोशिश करना बिना उस इंसान को एक्सप्रेस करे, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो बचपन से आप ऐसे थे? बचपन से ऐसे। हाँ? So I love to draw. So I love Salman Khan, but I hate this kind of characters. साई-फाई मूवी देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। हाय, अगर ऐसा हो सकता और मैं डॉक्टर स्ट्रेंज से बोल पाता कि मुझे फ्यूचर में ले जाओ और बताओ कि मेरा क्या सीन रहेगा फ्यूचर में, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो। तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी, बोला, सबको बोला। तुम्हें मेरी जिंदगी जीनी है तो सुनो मेरी जिंदगी में क्या होता है। डैड के जाने का तुम पर गहरा असर होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, डिप्रेस हो जाते हो। अपने हाई स्कूल में तुम एक दोस्त भी नहीं बना पाते, कॉलेज में तो लगने वाली है। एक ही साल में तुम अपनी स्कॉलरशिप खो दोगे, फिर टाइम ट्रैवल शुरू हो जाएगा और सब कुछ बुरा ही होता रहेगा। और फिर वो एक लड़की जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे छीन ली जाएगी, ये होने वाला है। उसे खो दोगे, वो तुमसे दूर चली जाएगी। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना। हो सकता था, पर सोरियन कुछ अच्छा होने नहीं देगी। मुझे लगा ही था कि फ्यूचर में हमारी फील्डिंग सेट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना हम द्वापर युग से शुरू करें। युद्ध में दौड़ते हुए घोड़े को देख करके तुम्हें इतना तो समझ में आता होगा कि कुछ तो गलत हमेशा से था, और वो क्या था?
जिसके लिए श्री कृष्ण किसी के सारथी बन जाते हैं, उनके घोड़े तक धोते हैं, अपना राज्य छोड़ करके किसी और की हेल्प करते हैं, इतना समझाते हैं कि 18 अध्याय खत्म हो जाते हैं, 700 श्लोक सिर्फ एक के लिए। उसके बाद इनका होता क्या है? I mean, इनकी इमेज कैसी है? क्या अभी भी ये लड़कियों के पीछे भागने वाले वुमेनाइजर है, या इसके आगे कुछ और भी है जो तुम देख सकते हो? फुल मून नाइट, ये रात मुझे बहुत पसंद है। इस रात को मैं या तो लिखता हूँ या कुछ ड्रॉ करता हूँ या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो हमारे एंसेस्टर्स के बारे में या फिर अभी जो हमारी हालत है उसके बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर तुम पेशेंस रखो तो हो सकता है एंड में तुम्हें मजा आए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इस वीडियो से। कोल्ड शावर इज़ गुड फॉर हेल्थ। बेसिकली आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। सारे दर्द फीके पड़ जाते हैं जब हम बात करते हैं इमोशनल पेन की। नहीं, वो अलग बात है। वो बात ये मेरे ही सवाल अलग का है। जवाब नहीं है। हाँ, मैं तुमसे जब प्यार आप करती किसी हूँ। को प्यार करते हैं तो कोशिश नहीं करनी पड़ती, सब अपने आप हो हम जाता सब है। अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत सारी दर्द भरी यादें बना लेते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मिटाना चाहते हैं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती एडवर्ड। मैं इन सब से अब थक चुकी तो हूँ। बहुत देर हो चुकी होती है। तुम हमेशा ऐसे हालात से डरकर भाग नहीं सकती। आप लोगों की अपने पेरेंट्स से कैसे बनती है? आई मीन, लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स लव। वैसे जा कहाँ रहे हैं आप लोग? तुम्हारे पापा बहामास ले जा रहे हैं, छोटा सा वेकेशन है। हमें रास्ते में 2 मिनट रुकना पड़ेगा। पेंटागन में, है ना? कमाल की कला है इनमें, तुम्हें फौजी कैंटीन का खाना खिलाने को पटा ही लेते हैं। कहते हैं जबान चलाना भी एक कला है। अगर ये सच है तो तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। ऐसा हो सकता है? उनकी कई बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी किसी चीज़ की कमी खलती है। काश मैं उनके दिमाग में घुसकर सच जान पाता। और सच कहूँ तो तुम्हें भी हमारी कमी सताएगी, क्योंकि ये वो आखिरी लम्हा है जिसमें हम सब साथ हैं। तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा। मन में जो है बोल दो, नहीं बोलोगे तो पछताओगे। आई लव यू डैड। और मैं जानता हूं कि आप जो कर सकते थे आपने किया। अब अच्छा लग रहा है। ये हुई ना बात, हर टूटी हुई चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, और ऐसा किया जा सकता है अगर हम ठीक से अपनी साइड को समझा सके सामने वाले को, सब ठीक हो जाता है। काश ऐसा ही हुआ होता। इसको कहते हैं दोहरी संभावना, पुनर्गमन या रीति, या इसके लिए तो कोई नया ही शब्द सोचना पड़ेगा। मतलब सबसे महंगा तरीका है इंसान की दर्द भरी यादों को दिल से मिटाने का। कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई रोमियो जूलियट टाइप की बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में? अगर ऐसा लग रहा है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज और मेंटल ट्रॉमा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे भी करनी है। चलो करते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ चिल कर रहा हूँ। टेलर स्विफ्ट के गाने पर? हाँ, गानों पे भी चिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो पहले ऐसा करते किसी को नहीं देखा। हाँ, चिल करने के काफी तरीके होते हैं, उनमें से ये एक तरीका है। तुम रो रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आंखों से तो यही लगता है। थक गया हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये अर्थ है या कचड़े का डब्बा। तुम इंसान हो या मशीन? और क्या मैं सच में रियोड और टॉक्सिक हूँ? हाँ, शायद। सच कहूँ तो अभी मैं 20s में हूँ, और अभी भी मैं किसी शांत बच्चे को देखता हूँ तो मुझे मेरे सुनहरे तो नहीं लेकिन अच्छे और वाहियात बचपन के दिन याद आते हैं। मैं फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट आया था, उसके बाद स्कूल्स के रूल उतने ज़्यादा पसंद आते नहीं थे। हो सकता है मैं अलग हूँ, मुझ में एंगर इश्यूज़ नहीं है और मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई गेम का पीरियड लेकर के मैथ्स की क्लासेस लेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। जैसे तैसे हम 10th तक गए और चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश करी।
बट आफ्टर ऑल स्कूल के रूल्स हमारे बच्चों की मर्जी से तो चलते नहीं हैं। लेकिन अब उन टीचर्स के बारे में सोचता हूँ तो नफरत बिल्कुल भी नहीं होती है। खैर छोड़ो, जब मैं कॉलेज में क्लासेस से ज़्यादा कैंपस में और लाइब्रेरी में बाहर की बुक्स ना ले जाने की वजह से कुछ बुक्स वहीं की पढ़नी पड़ती थी। अगेन रूल्स फिर से बीच में आ जाते थे और वहाँ भी मुझे लग रहा था कि गलती कॉलेज की होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पर हर बार मुझे कमी दूसरों में ही नज़र आती है। लेकिन अब मैं भी इस चीज़ को मानना चाहता हूँ कि इतनी सारी गलतियाँ कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। हर बार कोई दूसरा गलत नहीं हो सकता। सो नाउ आई बिलीव कि फॉल्ट कहीं ना कहीं मुझ में ही लाई करता है। वैसे भी आप मेरे बारे में जानने के लिए तो वीडियो देख नहीं रहे हो, तो रहने देते हैं और शुरू करते हैं जिस टॉपिक के बारे में तुम सोच रहे हो कि इसमें बात होगी। तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स और 4.something बिलियन ईयर्स और हमारे इवोल्यूशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी जिसे कहते हैं लस्ट, हम इसे डिकोड करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे। हम जैसे भी हो इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों है, और मैंने इसे ही क्यों चूज़ किया बात करने के लिए। इतने सारे टॉपिक्स हैं, लस्ट क्यों, तुम समझ जाओगे। चलो समझाओ। काश मैं ये कह पाता कि सेक्सुअलिटी का मतलब सिर्फ सेक्स है और रिप्रोड्यूस करना, लेकिन नहीं कह सकता क्योंकि ये झूठ हो। लगता है कि समय आ गया है कि हम सब कुछ भूल कर, जो भी जानते हैं सब कुछ भूल कर, एक नए सिरे से, एक नए पर्सपेक्टिव से हम इस लस्ट को देखें और जानें और समझें। मैं फिक्शन और रियलिटी दोनों को मिक्स करूंगा ताकि मैं तुम्हें एक बेहतर पर्सपेक्टिव दे सकूं। अगर तुम्हें समझ में ना आए, कमेंट्स तुम्हारे लिए दुआएं, और अगर समझ में आ जाए तो भी जाके बताना कि समझ में आया क्या है। तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह क्यों ही समझा रहा हूँ, 18+ के होना। वैसे ये एक फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है तो तुम देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ना ही देखो तो बेहतर है, अवॉइड करना। चलो 18+ वाले तुम्हें ब्लेड रनर 2049 दिखाते हैं। बेसिकली ये सीन है जहाँ पर जो विलन है वो एक AI डिज़ाइन करते हैं जिसे वो बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। वो लोगों की इमोशनल और सेंसुअल डिज़ायर्स को पूरी करती हैं। वो एक प्रोडक्ट है जिसे आम इंसान लव के सर्विस के लिए यूज़ करता है। टू बी ऑनेस्ट, जो इसका मेन कैरेक्टर है कि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा है। उसे ये नहीं पता है कि वो रियल है या फिर वो एक क्लोन है, जिसे वो इस पूरी मूवी में ढूंढता है अपने असली पहचान को। जो ये तुम्हें AI दिख रही है, ये हमेशा उसके साथ रहती है, उसकी हेल्प करती है। एट दी एंड जब विलन आते हैं और उसकी कमज़ोरी को टारगेट करते हैं, जैसे कि हम इंसान होते हैं, हमें बस लोगों की कमज़ोरियाँ पता होनी चाहिए, हम उसी पे अटैक करते हैं और वो फिर उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन लास्ट वर्ड उसके होते हैं ऑफ कोर्स प्रोग्राम्ड है। लेकिन ये सीन हमें सिखाता है कि कैसे लस्ट लव को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लव खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उस कैरेक्टर को इल्यूजन से ट्रुथ की तरफ लेके जाता है और उसे उसकी सच्चाई पता चलती है। अब इसे थोड़ा और ध्यान से सुनना क्योंकि ये मिथ है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जेनी। तो यहाँ रहती हो? तुम यहाँ कैसे आए? जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो मुझे निकाल देंगे। बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ तुम्हें दिख रहा हूँ। बेसिकली ये एक विश पूरी कर सकता है, लेकिन बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के किसी के भी डिजायर को पूरा कर देता है। और वो लड़की मरते दम तक मेरी आंखों के सामने रहनी चाहिए। तो ये वो ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी की, और इसकी वजह से इसे अपने ही किसी क्लोज पर्सन को खोना पड़ जाता है, जिसे बचाने की ये पूरी कोशिश करता है और इंसानों से हेल्प भी मांगता है। बचा लो, मुझे और सोना चाहिए, मुझे और सोना चाहिए। नहीं।
अगेन हम इंसान हैं, हम हेल्प थोड़ी ना करना जानते हैं, हमें तो बदला लेना होता है। तो ऑफ कोर्स कोई हेल्प नहीं करता और वो इससे जेनी को कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं कि गलत दिशा में मेहनत करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। कोई भी विशेष अगर हम पूरी कर रहे हैं तो हम सामने वाले को अथॉरिटी दे देते हैं बहुत ज्यादा उसके डिजायर्स को, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग जीरो होती है। और दूसरी तरफ जो लव है वो डिजायर्स को। माफ करना, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इस घटिया सी मशीनी आवाज के लिए मुझे माफ कीजिएगा। बस होना होता है जब हमारी जरूरत हो और फिर खुद को मिटा देना होता है एक समझ के साथ। cause self dissolution is the greatest form of love. So basically lust grants wishes but love learns restraint. तुम्हें याद है क्या हुआ था? बेसिकली गौर जो कि बदला लेना चाहता है देवताओं से, क्योंकि एक देवता की बेवकूफ़ी से उसके बेटी की जान चली गई थी, तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो अपना गुस्सा सभी देवताओं पे निकालना चाहता है। गलती तो किसी एक ने की है तो सब पे क्यों? लेकिन तब जेन फॉस्टर थॉर की हेल्प करती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जेन ऑलरेडी सफ़र कर रही है कैंसर से, लास्ट स्टेज, उसके बाद भी हेल्प करने आती है। थॉर के मना करने के बाद भी आती है और इस लास्ट फाइट में थॉर सरवाइव कर जाता है, लेकिन जेन फॉस्टर सरवाइव नहीं कर पाती है और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली गौर के साथ हुआ क्या था, जब उसकी बेटी की डेथ हुई थी तब वो स्पिरिचुअली एक होलो क्रिएट हो गया था उसके अंदर, जिसको फुलफिल करने के लिए सभी देवताओं को मारना चाहता था। लस्ट की ये एक अलग डेफिनेशन हो जाएगी जो कि रियल है, क्योंकि जब भी मैं लस्ट बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में आता होगा बेड का है, काउच का है, सोफा का है, और फिर लड़का लड़की सेक्स को अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो लस्ट एक बहुत बड़े कैसे समझाऊं तुम्हें, लस्ट बेसिकली होता क्या है कि जब हमें कुछ भी इनकम्प्लीट सा फील हो रहा होता है तो जो हमारी एनिमलिस्टिक डिज़ायर होती है वो होती है कि बाहर की किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लूं या फिर बाहर की किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूं, उससे मुझे शांति मिल जाएगी या सुकून मिल जाएगा। इसे लस्ट कहते हैं, क्योंकि ये इग्नोरेंस के सेंटर से ये डिजायर उठती है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से नहीं। बेसिकली जो भी डिजायर्स तुम्हारे इग्नोरेंस से उठ रही है उसी को लस्ट कहते हैं, और जो भी डिजायर्स तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से उठ रही है उसे लव कहते हैं। इसलिए हम लव में कभी कभी सेक्रीफाइस को चूज करते हैं, लेकिन लस्ट में कभी भी सेक्रीफाइस को चूज नहीं करते। इसमें हम सामने वाले से बदला लेते हैं या फिर उसे हार्म करते हैं, और गौर वही कर रहा है। हालांकि थॉर ने लास्ट में सजेस्ट किया था कि तुम अपनी बेटी को वापस मांग लो और बदला मत लो, और इसे ही लव कहते हैं। सो बेसिकली लस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय गॉड्स एंड लव रिसरेक्ट्स अ चाइल्ड। कोई भी चीज अगर हमें आधी अधूरी समझ में आए तो फिर हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम बॉडी और कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस होते हैं। बेसिकली इसे हम समझ सकते हैं अगर हम लस्ट के बिल्कुल कोर में जाएं। चलो Did you have sex with her? Yes. तो ये बोलना कि you had sex with her? भैया कब आया अमेरिका से? पक्का अमेरिकन लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस कोल सॉन्ग भैया। बचपन याद है एकदम से। वापस अमेरिका ही चले जाओ, cause in India all Indians are brother and sister. To be honest, it's not your fault, it's not mine, it's ours. सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती। मैं सोच रहा था कि मेरी जो क्रश होगी वो मैं इंडियन एक्ट्रेस रखूंगा ही नहीं। So my crush was Kristen Stewart. Oh wait, जवाब सुन लेते हैं। बहनें हैं मेरी। I know that feeling. I have no Sicily feeling. बट मेरा मतलब ये है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वो तुम्हारे नए पेरेंट्स बन जाएंगे, और नैन्सी वो तुम्हारी नई बहन की तरह होगी, और तुम मेरे भाई होगे। क्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा रिश्ता अलग है। क्यों? क्या? मुझे नहीं पता। वो क्यों? मेरा मतलब उस पार्टी में उन्हें ले जाते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। कोई दोस्त? नहीं, दोस्त नहीं। कोई ऐसा जिसे
तू जो कार्तिक के लिए फील करती है मेरे लिए भी वही फील करती है। अबे क्या बात कर रहे थे? बोलना, बचपन याद आया ना तुझे? तो जैसा कि मैंने कहा था डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम पे कि हम बॉडी और कॉन्शियसनेस में से बॉडी नहीं होते हैं, हम हमेशा कॉन्शियसनेस होते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट जो कि मूवी में दिखाया गया है कि उसने अपने कज़न से शादी करी थी, जो कि बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि स्टोरी लाइन में आगे चल के रश्मिका अपने पेरेंट्स से बोलती है कि आप मेरी शादी में नहीं आए क्योंकि ये एंटी कास्ट मैरिज थी। faces on the phone so stuck up on our intercaste marriage and suddenly इतना कंसर्न क्यों? यहाँ कोई भी कजन या ब्लड लाइन रिलेशनशिप नहीं है। साइकोलॉजिकली इसे डिकोड कर सकते हैं कि डायरेक्टर ने शॉक वैल्यू के लिए कंफ्यूजन क्रिएट किया था। इसे टैबू सीन कहते हैं, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है। रणविजय का कैरेक्टर ऑलरेडी एक अनस्टेबल है, तो डराऊंगा नहीं, सीधा गोली मार दूंगा। ये उसके रिबेलियन नेचर को दिखाने के लिए शो किया गया है। या फिर अगर हम इसे बायोलॉजिकली भी डिकोड करें तो यहाँ पर कजन अगर वो होती तो जेनेटिकली वो इतने ज्यादा क्लोज होते कि जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा उनमें रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो कभी भी अगर हम पर्टिकुलर कास्ट में शादियां कर रही हैं तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैरिजेस की वजह से IQ बहुत ज्यादा लो हुई है अगले जनरेशन में। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। अगर तुम कास्ट देख करके शादी करते हो, ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही गंदे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुम चूज कर रहे हो किसी को भी, तो वो कास्ट बेस्ड डिसीजंस ना हो। डायरेक्टर यहाँ पर एक सीन डालता है जिसमें वो इन चीजों को क्लैरिफाई करता है कि ये कोई एक फैमिली मेंबर के अंदर या फिर एक सेम कास्ट में मैरिजेस को प्रमोट नहीं करने के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर पावर्स मिलते ही हम अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को जनरेट किया है और वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होती हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं लेते। आई थिंक लोगों को समझने में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बट द ट्रूथ इज ये मूवी बेहतर है। अच्छा, क्या तुम्हें याद है ये सीन जब आयरन मैन स्पेस में टंगा हुआ था और हमें लगा था कि एंड गेम में शुरू में अगर आयरन मैन स्पेस में तो फिर आगे सब कुछ ब्लैंक नजर आ रहा था। सेम कुछ ऐसा ही ब्लैंक था जब यूनिवर्स बनने से पहले के बारे में हम ख्याल करना शुरू करते हैं। ना रोशनी थी ना अंधेरा, सिर्फ एक खाली सी जगह जहाँ पर कुछ बनने की, मिलने की, कुछ भी इमेजिन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द ट्रुथ इज जितना हमें पता है वो है कि लाइफ केमिस्ट्री से शुरू हुई थी, जहाँ पर अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाए और एक सेल ने पहली बार कहा मैं जिंदा हूँ। पहले सब एसेक्सुअल था, रिप्रोडक्शन बिना चुने बिना चाहे होता था। फिर एक दिन एक सेल ने दूसरे को चुना और सेल डिवीजन, बेसिकली दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये शुरू हुआ वो खुद को बार बार डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन फिर से खुद को ग्रो करता था, फिर से डिस्ट्रॉय, फिर से ग्रो, फिर से डिस्ट्रॉय, फिर से ग्रो, और फिर ये एक लूप बनता जाता था। बेसिकली इसे हम अब देखते हैं तो इसे हम लस्ट कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक सर्वाइवल टूल है। डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इनके थ्रू ये बस खुद को किसी भी तरह अपने वजूद को कायम रखना चाहता है। हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो इसे मिथ से समझ लो। एक औरत है ईव और एक एडम, वो फ्रूट को खाते हैं और ये पहला रिबेलियन ट्रेट था इंसानों में कि हमें कुछ चाहिए और हमें मत रोको। बेसिकली जो एप्पल है वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे डिजायर को, डिजायर, क्यूरियोसिटी और फिर उसके बाद गिल्ट। हमारे अंदर डिजायर है जो कि पूरे तरीके से हार्मोनल है। हम क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि ये है क्या और क्यों है, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस वी फील गिल्ट। काफी नॉर्मल है, मैं काफी ज्यादा सिंपल करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब गिल्ट होता है तो हम चाहते हैं कि इसको किसी और पे ब्लेम करें और फिर हम क्रिएट करते हैं एक शैतान ताकि हम सारी अपनी गंदगी किसी और के नाम लगा सकें, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। कौन साइड तो लूसीफर चलाता होगा और एलियंस देखते होंगे। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मुझको क्या भी, मतलब मुझे क्यों दोष देते हैं अपनी हर गलती का? मानो मैं दिन भर उनके कंधे पर बैठकर उनको गलत काम करने पर मजबूर करता हूँ जिसे वो होश रहते नहीं करेंगे और कहते हैं डेविल का काम है। मैंने कभी किसी को गलत काम करने को नहीं कहा। No, you know, porn is unhealthy. Really? Yeah, it is. Why do you say that? And why did you object? Because it does it messes up your sex life. Because I think it's too violent. It's dark. It's. You're watching the wrong kind of porn, Ranveer. No, even any kind of porn. Japanese porn, are you watching? Even if it's romantic porn, because that gets violent. No, it can really mess your head. Yeah, I don't think. I've been talking about porn, guys. I'm a visual thinker. I'm getting all these images in my head. Can we not?
No, I'm just On saying. that. On that. You When don't was the think last so? time you watched porn? Yesterday? तुम्हें आसमान में यूएफओ दिखे ना दिखे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्रस्ट में जितना भी इंटरनेट है वो सब इंसान ही यूज करते हैं, कोई एलियन फिलहाल नहीं यूज कर रहा। तो जितने भी डेटा अगर मैं दिखाऊंगा तो वो सारे तुम्हारे ही हैं, उन्हें ध्यान से देखना और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, वैसे 18+ वाला ही हो ना, अगर नहीं हो तो फिर हेडफोन्स लगा लो, और अगर हो तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। जो पहली चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्सुअल इंटीमेसी सबसे बड़ा रीज़न है आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स के, इवन डिवोर्सेस के भी। फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जो छोड़ी दो, लेकिन स्ट्रेस, ट्रॉमा या फिर लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आते हैं, पुअर कम्युनिकेशन या फिर मिसमैच डिजायर्स, इनकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे फालतू के चीज़ें झेल नहीं पड़ सकती हैं। लेकिन हमें बकवास मत करो तुम। पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अभी कुछ फील होता है? फील होता है? तुम्हें पता था कि मैं घुट रहा था वहां पे? तुमने कुछ किया? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा करियर, पैसा, जॉब, कमा रही हूँ मैं। ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। तुम्हें एक मौका नहीं छोड़ती हो ये दिखाने के लिए कि नैना शर्मा कितनी सक्सेसफुल है और कुकू कितना बड़ा फेलियर। हाँ तो तुम हो फेलियर। बुरा मत मानना, हमारे पास और भी चीज़ें हैं। बेसिकली हम इतने ज़्यादा लॉजिकल होते हैं कि हम कोई भी इमोशनल चीज़ें एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे इंटेंशंस बहुत ज़्यादा सही हैं तो सभी फीमेल इमोशनली हाई नहीं होती है हमेशा, कुछ लॉजिकली भी चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं, तो मे बी यूल गेट समवन। लेकिन चीज़ें बेहतर तभी हो सकती हैं जब तुम इन बाहरी चीज़ों को खुद के कोर पर असर ना पड़ने दो। हमेशा कोई तुम्हारे भीतर रहना चाहिए जो तुम्हारे काम को बिल्कुल जोर से पकड़ के रखता हो, भले ही बाहर चीज़ें कितनी भी ज़्यादा खराब हो, कोर में तुम्हारे जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। हमेशा अनअटैच्ड रहो, अनअफेक्टेड रहो। बाहरी जितने भी तुम्हारे इमोशनल ग्रजेस हैं उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो आज, नहीं तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद तुम इससे बाहर निकल जाओगे। अपने काम को मत छोड़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बिल्कुल अपोजिट। अगर तुम राधे जैसे हो और तुम बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखते हो तो तुम्हारे चांसेस भी उतने ही ज़्यादा कम है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने के। कोशिश करो इससे बाहर निकलो। अब तुम मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि तुमने सिर्फ मूव ऑन करने को बोल दिया और हम कर लें, क्या इतना सिंपल है? ये क्या इम्प्रैक्टिकल नहीं है? हाँ बिल्कुल, तुम सही हो सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। बिकॉज अभी मैंने बात करी सलमान खान की, आई लव हिम। मुझे बस वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगता है। एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था, वो है तेरे नाम का कैरेक्टर। बोलूँगा पिक्चर ज़रूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले को कभी फॉलो नहीं करना। ये लूजर कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। इन रियल लाइफ मुझे पसंद है क्योंकि इफ़ आई लाइक समवन और इफ़ आई वांट टू एक्सप्रेस माई लव फॉर एनीवन, जो मैं पहली चीज़ करता था वो है एक स्केच बनाने की कोशिश करना बिना उस इंसान को एक्सप्रेस करे, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो बचपन से आप ऐसे थे? बचपन से हाँ? So I love to draw. So I love Salman Khan, but I hate this kind of characters. So let's talk about कि move on नहीं हो पा रहा या फिर कुछ situations है जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा ही बुरा लग सकता है। जैसे तुम आज भी मुझे चाहते हो? क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अफवाह उड़ने वाली हरकत मत करो। यार मोमो, रुको आया। वाकई में बहुत ख़राब फीलिंग हो सकती है। मैं जब ये देख रहा था गुड बॉय सीरीज़, तब मैं अपने स्पाइन इंजरी से जूझ रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िकल पेन फिर भी कहीं ना कहीं जल्दी ठीक हो सकता है अगर आप डाइट में अपने इम्प्रूव करो और अपना ध्यान रखो। लेकिन
जो इमोशनल पेन होता है, क्योंकि ये हार्मोनल इनफ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ही गंदे डायरेक्शन में जा सकता है। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हमारा रिश्ता मतलब? मैंने कहा था मुझे चाहना बंद करो। तो इसे संभालना, सही टाइम पे संभालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इनके साथ ही जाऊंगा। नौटंकी बंद करो। सुनो सुनो, बाद में बताती हूँ। तो अगर रिलेशनशिप में तुम्हारे या फिर फ्रेंडशिप में या फिर किसी से भी अगर कोई भी अनबन हो गई हो तो ईगो को साइड में रख करके एक बार जा करके उससे, हाँ बिल्कुल, माफ़ी मांगने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जानते हो जिंदगी कितनी छोटी है, और जो मैं कहना चाहता हूँ अगर वो मैंने नहीं कहा तो बाय द वे इस बात का एहसास मुझे भी अभी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह है, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ अब बस करो, आगे कुछ मत कहना, ओके? क्योंकि अगर तुमने और एक बार भी मैं कहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे? हाँ समझ। कभी कभी चीज़ें ठीक होती ही नहीं है, चाहे उसके फ्रेंड से बात करो या फिर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा नाम नैटली है ना? मुझे लगा था कि तुम दोनों की नहीं जमती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ मुझसे ही नहीं पड़ती है ना? अच्छा, तुम्हारे कोशिश कर लेने के बाद भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं चीज़ें साथ में नहीं वर्कआउट कर रही हैं, मैं चाहती हूँ मैं भी तो तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए चले कह रहा हूँ जाओ इसी वक्त। हमें चीज़ों को एक अच्छे एंड पे ले जाके ख़त्म करना चाहिए। वो एक बेहतर तरीके से एंडिंग दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं या फिर किसी भी तरह के फ्रेंडशिप को ख़त्म करते हैं तो वो शुरू कुछ ऐसे होता है कि आई लव यू और ख़त्म होने से पहले यू आर स्लट करके ख़त्म हो जाता है। तुम ये कभी मत करना, ट्रॉमा वगैरह दे के मत छोड़ो, ये ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि चीज़ें बहुत ही बेहतर होनी चाहिए थी तभी तुम इतनी कोशिश कर रहे थे चीज़ों को संभालने की, लेकिन अगर चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो तुम एक बेहतर हैप्पी एंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, और ना हो तो कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। क्या कहा तुमने? छोड़ रही है? हैरानी की बात है, इतनी हैरानी की बात भी नहीं है। चलो ठीक है, देखो तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। नहीं, बहाने तो तुम बना रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच समझ कर सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। देखो, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, जब भी मैं मुसीबत में फंसा तुमने मुझे निकाला है ना? थैंक यू मुझे समझने की। हाँ ठीक है, अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, कागजी कार्रवाई मैं संभालूं। पर प्रेस वालों को क्या कहेंगे? किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें प्राइवेट रहे तो ही बेहतर है। अब ये पूछ सकते हो कि सब कुछ खत्म होने के बाद प्राइवेसी के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, किसी और के लिए नहीं। दूसरे तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलते हैं, ठीक है, दूसरे तुम्हें ईगोइस्टिक बोले या टॉक्सिक बोले या फिर जो भी फालतू की चीज़ें तुम्हारे बारे में स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई वुड जस्ट से कि यू नो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सब लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं लाइफ के अंदर। तो आई डोंट से कि गलत मत करो, करो, लेकिन उतना ही करना जितना कि जब तुम पे आई तो तुम झेल सको। और वैसे भी ये बिल्कुल नॉर्मल है जब आप टफ फेज से गुजरते हो और फिर वैसे ही मल्टीपल टफ फेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंजरी से गुजरते हो वर्कआउट के दौरान, तो पहली बार में लग सकता है कि ये क्या हो गया, फिर डॉक्टर को बोलोगे, फिर वो बोलेगा कि तुम्हें डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी, वर्कआउट छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तुम और ज़्यादा वर्कआउट में घुसना चाहते हो, क्योंकि सच कहूँ तो इसे इगोइस्टिक बिहेवियर कहते हैं, जिससे खुद को रोकना चाहिए हमेशा। इंजरी हुई है, आराम से रेस्ट लो, और हो सकता है कि इसके बाद जब तुम वापस जाओगे तो सेम वेट नहीं उठा पाओगे। सो बस, लेकिन तेरा स्टाइल तो बिल्कुल गलत है। ला दे, मैं सिखाता हूँ, लाला। अच्छा ये लो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, पुशअप्स मार रहा हूँ। ऐसे? हाँ भाई, अपना अपना स्टाइल है। लेकिन अगर कुछ मंथ उसी को कंटिन्यू करें तो रिजल्ट्स आएंगे और फिर से तुम नॉर्मल अपने अच्छे खासे वेट पे पहुंच जाओगे। सो इट्स नॉर्मल। और वैसे ही जब आप मल्टीपल इंजरीज़ को फेस करोगे वैसे ही आपका डर भी कम होता जाएगा और इंजरीज़ को लेने की ताकत भी थोड़ी बढ़ती जाएगी और फिर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी।
सेम थिंग गोज़ विद ब्रेकअप्स। तो अब लड़की हूँ या लड़का हूँ, हर किसी के रिकवरी पीरियड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 महीने में रिकवर क्यों नहीं हो गई या मैं जल्दी रिकवर क्यों नहीं हो रहा हूँ। आप टाइम दो। आप कितनी ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हो ये चीज़ सिर्फ आपको पता है। दूसरे आकर के कितने भी अच्छे तरीके से बोलना वो सुनने के लिए अच्छा है। Pet peeve is people saying, I know exactly how you feel. Nobody knows exactly how you feel. तो अगर टाइम लग रहा है तो टाइम लगने दो। आई होप सब रिकवर हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि वॉर से रिलेटेड है, उसमें मज़ा आएगा। चलो बाय। और अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए एक और पर्सनल एडवाइस है, उसके बेस्ट फ्रेंड को सुनना बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल बंद करो उसे। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। पता नहीं क्या बकवास करते हैं वो लोग। सभी दे रहे हैं। चलो मैं नहीं डरा सर। Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए तुमसे एक बहुत ज़रूरी चीज़। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उसको लकालमा SPM de esta tormenta। हैप्पी एंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो उसे निकाल दो, क्योंकि वो तुमसे बदला लेंगे सिर्फ यही कह के। हम बर्बादी के कगार पे थे तब मैंने एक रास्ता निकाला, जनसंहार, पर बिल्कुल निष्पक्ष, बिना भेदभाव, अमीर गरीब सबके लिए बराबर। शायद मैंने तुम पर बड़ी ज्यादती की है। क्या? अबे ये क्या कर दिया? कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अगर आप वीडियो के एंड तक रुक गए हो तो मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारा आखिरी नाम ई है? वो अच्छा है क्या? तो हाँ कह सकती हो। 그게 무슨 뜻인데? 내 사랑.